हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परीक्षा प्रेप में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 में आए हुए प्रश्न जो 2011 के पेपर में आए हुए थे उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उनके टॉपिक पता चलेंगे कि जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं लेकिन इंटर डायरेक्ट करके इंटरलिंक करके उनसे पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो साथियों, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल पर हम अगले कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं जो हमारा प्रहरी का बैच रहेगा, जेल प्रहरी का बैच रहेगा। उसके बाद हम MPSI, MPPSC और जो MP आरक्षक का बैच है वह लेकर के आएंगे और साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए भी गाइड करेंगे। सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ मध्य प्रदेश में हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बने रहिएगा हमारे साथ। आपके लिए जो भी टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है वह मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक की, सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, यह प्रश्न किसके लिए इंडिकेट कर रहा है कि आपसे वनस्पति के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर गया था कि गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो कांटेदार झाड़ियाँ प्रश्न इंडिकेट कर रहा है कि वनस्पति के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर वह उगती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर हो सकती है, समुद्र के तट पर जहाँ डेल्टा वगैरह होते हैं वहाँ पर हो सकती है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लिंक करना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं फसलों के बारे में। सुनहरा रेशा किस फसल के लिए कहा जाता है? तो प्रश्न आपके लिए यह बता रहा है साथियों कि विभिन्न फसलों से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस फसल के लिए कौन सा जो उपनाम दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो सोयाबीन ज़्यादा होती है, तो सोयाबीन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में हम गेहूँ उपार्जन में भी प्रथम नंबर पर आए हैं, तो फसलों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर गया था जूट या पटसन। सुनहरा रेशा जूट या पटसन के लिए कहा जाता है। चलिए साथियों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो अच्छा होगा। ब्रह्मांड से लिंक करके यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई भी अगर मिशन गया है अभी किसी ग्रह पर तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी मिशन ने अगर 30-35 साल पूरे किए हैं तो वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ इसरो से भी लिंक करके भी पूछा जा सकता है। हाल ही में चंद्रयान से भी जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स आया है उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र के लिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वी की बहन के लिए इसका संज्ञा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो आकार है वह पृथ्वी के लगभग समान है, 0.93। जब 1 गुने में आप इसके लिए कंपेयर करोगे तो आपके लिए वैल्यू प्राप्त होगी शुक्र ग्रह की। तो यह ब्रह्मांड से प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यह क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में भी देखने के लिए मिलेगा और अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी यह क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर साथियों व्यापम ने दिया था। इसका आंसर पामीर का पठार ऑप्शन में नहीं था, तिब्बत का पठार आंसर गया था। तो उससे मिला जुला आंसर आपको देखना पड़ेगा जो बिल्कुल शूट रहेगा। एक क्वेश्चन और कृषि प्रदूषण वाले में आया था, वह मैं आगे डिस्कस करूंगा। रासायनिक आपदा इनमें से कौन सी है? रासायनिक आपदा इनमें से कौन सी है? तो साथियों आपके लिए बताना है कि रासायनिक आपदा जो थी वह मानव जनित आपकी आपदा थी, जो मानवीय क्रियाओं के कारण कुछ आपदाएं होती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे कि विशाखापट्टनम विजाग में एक गैस का रिसाव हो गया। भोपाल में 1984 में जो हुआ था एक रिसाव हुआ था। तो इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रासायनिक आपदाएं पूछी जा सकती हैं या मानव जनित आपदाएं पूछी जा सकती हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन आया था साथियों, काली मिट्टी का विस्तार। तो भारत और मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन सी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? उन मिट्टियों में कौन सी फसलें सर्वाधिक उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, वह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जो है मालवा की भूमि मध्य प्रदेश में कही जाती है, वहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। लेकिन इसका आंसर गया था, उत्तर गया था गुजरात, क्योंकि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी।
अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर दूरभाष उद्योग की, यह प्रश्न पूछा गया था साथियों कि कंप्यूटर दूरभाष उद्योग जो उद्योग है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर गया था साथियों सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उद्योग। अगर सिर्फ प्रश्न पूछा जाता कि कंप्यूटर का उद्योग कौन सा है, कंप्यूटर निर्माण का कौन सा उद्योग है, तो उसका आंसर जाना था इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिकी का जो वह पार्ट है कंप्यूटर वह जाता उसके निर्माण से, लेकिन इसमें दूरभाष भी जुड़ा हुआ था, प्रौद्योगिकी भी जुड़ गई थी, इंफॉर्मेशन भी जुड़ गई थी, तो उसका आंसर जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्वी तट पर स्थित अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई पर स्थित बंदरगाह कौन सा था। चलिए साथियों मैं बता दूं कि परिवहन आपके सिलेबस में नहीं है, परिवहन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको जो मेजर और माइनर पोर्ट हैं वह कुछ महत्वपूर्ण रखने पड़ेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि बड़े बंदरगाह जो 13 बंदरगाह है, एक बधान करके भी बंदरगाह नया बनाया है भारत सरकार ने, तो वह 13 बंदरगाह आपको याद होने चाहिए। वह किस तट पर हैं, अरब सागर के तट पर हैं या पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। चलिए तो बंदरगाह का आंसर गया था विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो था वह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे चलते हैं ग्रीन हाउस, तो यह क्वेश्चन आया था ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस से यह क्वेश्चन आपको इंटरलिंक करना है प्रदूषण पॉल्यूशन वाले पार्ट से। यह प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया था साथियों, और प्रदूषण से जो मॉडर्न क्वेश्चन आ रहे हैं वह थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन आते हैं। और आप एक शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो, आप एक टीचर बनने के लिए जा रहे हो, तो एग्जामिनर आपसे आशा करता है, आपसे चाहता है कि आप जो नया कुछ पृथ्वी में हो रहा है, जो भी नया आपदाओं से संबंधित हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहे, ताकि आप अपने बच्चों के लिए भी पर्यावरण की जानकारी दे सकें, अवेयर रख सकें। अब आगे चलते हैं हम ग्रीन हाउस गैस के इसी क्वेश्चन का, तो इसमें साथियों आंसर रखना है कि इसका आंसर गया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख गैस जो थी वह ग्रीन हाउस गैस की थी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा जो है आगे चलते हैं, एक प्रश्न और था कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, उसमें आंसर क्या था, वह गया था कृषि प्रदूषण, कृषि से प्राप्त कचरा। लेकिन कृषि से भी जो भी कचरा प्राप्त होता है साथियों वह भी प्रदूषण करता है, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर गया था उसका कृषि से प्राप्त कचरा। तो है प्रदूषण वाले पार्ट में मैंने अब आपके लिए डिस्कस करूंगा, तो मैं आपके लिए बताऊंगा। अब आते हैं हम आगे की बाढ़ की चेतावनी। बाढ़ की चेतावनी की जो संस्था है मध्य प्रदेश या भारत में वह कौन सी है, तो आपदा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपदा का संस्थान पूछा है इन्होंने। आपके लिए आंसर करना है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जो इसका आंसर था बाढ़ की चेतावनी उसके द्वारा दी जाती है। आगे चलते हैं, पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न आपदाएं। साथियों पर्यावरण जो भी मानव ने क्या किया है, धीरे धीरे इसको खराब किया है, इसमें कमी लाई है, इसमें जंगलों की कटाई हुई है, पानी प्रदूषित किया हुआ है, वायु प्रदूषित किया गया है, तो उनके कारण से कौन कौन सी आपदाएं होती हैं। भूस्खलन होता है, बाढ़ होती है, सूखा होती है, वनों की आग होती है ना। अगर मैं बात करूँ स्मॉग जैसी जो सिचुएशन बनती है, वह सभी आपदाओं में आप इसके लिए देख सकते हैं कि पर्यावरणीय ह्रास के कारण यह उत्पन्न जो आपदाएं हैं हुई हैं। इंदिरा गांधी नहर का विस्तार पूछा गया था। इंदिरा गांधी नहर का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो आंसर जाएगा आपके लिए राजस्थान में बहती है। इंडियन ज्योग्राफी से यह क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक जीके से भी यह क्वेश्चन आप इसमें लिंक कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, जल जनित बीमारियाँ। जल जनित बीमारी कौन सी है साथियों, इस क्वेश्चन में साइंस भी छुपी हुई है, एनवायरनमेंट भी छुपा हुआ है, स्टैटिक जीके भी छुपा हुआ है साथियों। तो जल जनित बीमारी, इसका आंसर गया था डायरिया। याद रखना है, बीमारियों से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी है और इससे अधिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की शिक्षा क्यों दी जाती है। पर्यावरण की शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों के लिए क्या हो सके, आप शुरुआत से अवेयर कर सको। अवेयर होंगे बच्चे और वो भविष्य में नागरिक बनेंगे तो वह क्या करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। तो इसका उत्तर गया था पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पर्यावरण की शिक्षा का उद्देश्य बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जो विभिन्न आयोजन होते हैं पर्यावरण की संरक्षण के लिए, पर्यावरण के आयोजन किस लिए होते हैं, ताकि आप पर्यावरण का संरक्षण कर सको, उनके बारे में अवेयर कर सको दूसरे लोगों के लिए और खुद अवेयर हो सको।
इसीलिए बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं, जैसे वन महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन उसमें प्रतियोगी परीक्षा पूछी गई थी, प्रतियोगिता पूछी गई थी एक, तो आंसर था उसका ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड में पर्यावरण से, जो हमारे वातावरण से हमारे प्रश्न होते हैं और उनका जो है उसके लिए अवेयर किया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा, प्रतियोगिताओं के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा। अब आते हैं पर्यावरण दिवस पर। सभी को पता है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित एटमॉस्फेयर, जो हमारा इतना बड़ा वायुमंडल है, वातावरण है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि महासागरीय दिवस भी होता है, विभिन्न दिन होते हैं पर्यावरण से जुड़े होते हैं, रामसर साइट्स का दिन होता है एक, है ना, बाघ डे होता है, टाइगर का, एलिफेंट का अलग होता है। इस प्रकार के दिन आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यह क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। अगर अब इसी में क्वेश्चन बनेगा साथियों, तो यह बनेगा कि पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। अगर किसी के लिए थीम पता है तो आपके लिए पर्यावरण दिवस की थीम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। एक प्रश्न जो था, पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वह कैसे आ सकती है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आपको शिक्षा विभाग में या शिक्षा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम में और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जो कि हम विद्यालय में करते हैं उनमें आपको जोड़ना पड़ेगा और उनको लगातार आपको बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब आते हैं, एक प्रश्न पूछ लिया गया था साथियों गवर्नेंस से, लोकल गवर्नेंस से, कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। चूँकि मौलिक अधिकार आपका स्वच्छ सांस लेना, स्वच्छ जल प्राप्त करना आदि कुछ ऐसे जो अधिकार हैं वह आपके मौलिक अधिकारों में आता है। तो नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए भारत सरकार ने या फिर भारत के संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। भारतीय संविधान सूटेबल उसका आंसर रहेगा। तो मौलिक अधिकार क्यों प्राप्त किए गए हैं? नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान के घटकों में शामिल नहीं है? तो उसका आंसर गया था व्यवसायिक अध्ययन जो होता है, जो बिजनेस स्टडीज़ होती हैं, उनका संबंध सामाजिक विज्ञान में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर जिनको आपको जज करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अच्छी कबड्डी खेलता है, कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे? उसको आपको खिला करके बताना पड़ेगा, खेल करके वह बताएगा आपके लिए कि वह उसमें पारंगत है या फिर नहीं है। अगर कोई बच्चा काफ़ी अच्छे से योग कर सकता है, योग की क्रियाएं उसने सीखी हुई हैं, तो योग वह आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वह बच्चा योग में अच्छा है। संगीत, अगर कोई बच्चा बोलता है कि वह संगीत का वादन करता है, गायक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा करके जानता है, कोई यंत्र बजा करके जान सकता है, तो आपको उसको वह बजा करके बताएगा और आप फिर उसके लिए ऑब्जर्व करोगे कि वह उसमें सही है या नहीं है। इसी प्रकार स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य का ऑब्जर्व करते हैं, स्वास्थ्य का जो हम परिणाम निकालते हैं कोई बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, तो स्वास्थ्य उसका आप चेक करते हो कि उसके लिए बुखार तो नहीं है, सर्दी या खांसी नहीं है। तो इन सब जो घटक हैं इनका आप परीक्षण प्रैक्टिकल के द्वारा कर सकते हो। आप उनके लिए लिखित में नहीं कर सकते हो, परीक्षण अंकों के द्वारा उनका नहीं किया जा सकता है, स्वभाव के आधार पर आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरणीय समस्याएँ, पर्यावरणीय समस्याएं क्या आपके लिए देखने के लिए मिलती हैं, कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं नहीं हैं? तो इसका आंसर गया था जल का संरक्षण। जल का संरक्षण पर्यावरणीय समस्या कहाँ से हो गई? जल का संरक्षण करोगे आप, उसका आंसर गया था साथ ही जल का संरक्षण। जल का संरक्षण तो क्या हो गया? पर्यावरण को बचाने के लिए एक उपाय हो गया। अब आगे मैं बात करूँ कि कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि एक प्रश्न आया था साथियों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना है आपके लिए विभिन्न क्रांतियाँ जो कि कृषि, जो कि पर्यावरण से इंटरलिंक करके पूछी जा सकती हैं, वह आपके लिए याद रखना है। पिंक जो है वो आपका गुलाबी क्रांति आपके लिए हो सकती है, आ जाए। मत्स्य क्रांति हो सकती है, आ जाए। श्वेत क्रांति आ जाए, उसके जनक कौन थे? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर गया था साथियों नीली क्रांति, जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कल मैंने बताया था आपके लिए मानवीय घटक, पर्यावरणीय घटक, प्राकृतिक, भौतिक, पर्यावरण समझाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मानवीय घटक, मानवीय पर्यावरण घटक कौन नहीं है। तो
साथियों याद रखना है कि भूमि इसका आंसर गया था, जो मृदा है, जो भूमि है, उसका आंसर गया था कि वह मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास लेने का मेरा उद्देश्य था कि आप टॉपिक को समझ सकें, अवेयर हो सकें कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि जल्द से जल्द हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज होगी। बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों ने इसमें मेहनत की हुई है। हमारे साथ नीरज सर जो जुड़े हुए हैं वह 2016 में पीएससी सिलेक्टेड है। चेतन सर हैं। चेतन सर विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी को पढ़ा चुके हैं, आप सभी को जानकारी होगी। चलिए, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य जो मैं आपके लिए बता चुका था, मानवीय पर्यावरण घटक भी बता चुका था। आगे एक प्रश्न और बचता है कि मैग्मा से द्रवित मैग्मा क्या होता है? जो पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है जब वह लावा कहलाता है, लेकिन जब द्रवित मैग्मा अंदर ही जमा हो जाए तो उनसे चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का। और अगर बाहर भी जमा हो रही है, डायरेक्ट वो जम रही हैं, तो भी आग्नेय चट्टान ही बनाएंगी। तो याद रखना है साथियों कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वह पिघले हुए मैग्मा से होता है। यह प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको ओजोन से भी देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल, या जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो याद रखना है साथियों कि यह जो ओजोन का था कि हमें हानिकारक किरणों से कौन सी गैस बचाती है, कौन सी परत हमें बचाती है, तो याद रखना ओजोन बचाती है। और इसमें अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आपके लिए हमारे साथ जुड़े रहना है और आप आज टॉपिक समझ चुके होंगे कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने किया था कांटेदार झाड़ियों से शुरू, वनस्पति के प्रकार, विभिन्न फसलें, ब्रह्मांड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मानव विभाग, जो मानव आपदाएं होती हैं वह, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, मिट्टियां हैं भारत की और मध्य प्रदेश की, प्रदूषण, आपदा और प्रदूषण से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि पर्यावरण से यह डायरेक्ट लिंक करता है। बाकी जो ब्रह्मांड वगैरह है यह भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का ही पार्ट है। हम बोलते हैं कि हमारे चारों ओर का आवरण, तो उसमें आपके लिए याद रखना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में आपके लिए इंदिरा गांधी नहर, एक या दो प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सोचोगे कि यह डायरेक्ट लिंक नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं संबंध होता है क्योंकि यह भी जल का जो भाग है उसके लिए सप्लाई कर रहा है, उसका ढो रहा है। नहर भी उसके लिए आप बोल सकते हो। जल जनित बीमारियों वाला पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। और इसके बाद मैं आपके लिए बताता हूं कि यह जो सभी टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हमें टॉपिक वाइज सिलेबस उठा करके तैयारी करनी है और जो कुछ क्वेश्चंस इंटरलिंक करके हम बता सकते हैं वह मैं आपके लिए बताऊंगा। चलिए साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी भी एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम, चाहे जेल प्रहरी का हो, चाहे आरक्षक का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, सभी के लिए फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेंगी। और यह फ्री क्लासेस हम इसलिए प्रोवाइड कराएंगे ताकि बच्चों के लिए एक क्वालिटी वाली जो एजुकेशन है वह फ्री में मिल सके। और कई सारे बच्चों को हम लोगों ने टीच किया हुआ है, कई सारे बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इंदौर, सागर और कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाने के बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम आप लोगों को फ्री गाइड करें और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम आपके लिए बच्चों के बीच में उभार सकें और आपका सिलेक्शन दिला सकें। तो साथियों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।